नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गबन। वह जालपा जो अपने घर बात बात पर मान किया करती थी, अब सेवा, त्याग और सहिष्णुता की मूर्ति थी। जग को मना करती रहती, पर वह मुंह अंधेरे सारे घर में झाड़ू लगाती, चौका बर्तन कर डालती, आटा गूँथ कर रख देती, चूल्हा जला देती। तब बुढ़िया का काम केवल रोटियां सेकना रहता था। छूत विचार को भी उसने ताक पर रख दिया था। बुढ़िया उसे ठेल ठाल कर रसोई में ले जाती और कुछ न कुछ खिला देती। दोनों में माँ बेटी का सा प्रेम हो गया था। मुकदमे की सब कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी। दोनों पक्ष के वकीलों की बहस हो चुकी थी। केवल फैसला सुनना बाकी था। आज उसकी तारीख थी। आज बड़े सवेरे घर की काम धंधों से फुर्सत पाकर जालपा दैनिक पत्र वाले की आवाज़ पर कान लगाए बैठी थी, मानो आज उसी का भाग्य निर्णय होने वाला है। इतने में देवी दीन ने पत्र लाकर उसके सामने रख दिया। जालपा पत्र पर टूट पड़ी और फैसला पढ़ने लगी। फैसला क्या था? एक ख्याली कहानी थी जिसका प्रधान नायक रमा था। जज ने बार बार उसकी प्रशंसा की थी। सारा अभियोग उसी के बयान पर अवलंबित था। देवी दीन ने पूछा, फैसला छपा है? जालपा ने पत्र पढ़ते हुए कहा, हाँ है तो। किसको सजा हुई? कोई नहीं छूटा। एक को फांसी की सज़ा मिले, 5 को 10-10 साल और 8 को 5-5 साल। उसी दिनेश को फांसी हुई। यह कहकर उसने समाचार पत्र रख दिया और एक लंबी सांस लेकर बोले, इन बेचारों के बाल बच्चों को न जाने क्या हाल होगा। देवी दीन ने तत्परता से कहा, तुमने जिस दिन मुझसे कहा था उसी दिन से मैं इन बातों का पता लगा रहा हूँ। 8 आदमियों का अभी तो ब्याह भी नहीं हुआ और उनके घर वाले मज़े में हैं। किसी बात की तकलीफ़ नहीं है। 5 आदमियों का विवाह तो हो गया है, पर घर के खुश हैं। किसी के घर रोज़गार होता है, कोई जमींदार है, किसी के बाप चचा नौकर हैं। मैंने कई आदमियों से पूछा, यहाँ कुछ चंदा भी किया गया है। अगर उनके घर वाले लेना चाहें तो दिया जाएगा। खाली दिनेश तबाह है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बुढ़िया माँ और औरत। यहाँ किसी स्कूल में मास्टर था। एक मकान किराए पर लेकर रहता था, उसकी खराबी है। जालपा ने पूछा, उसके घर का पता लगा सकते हो? हाँ, उसका पता कौन मुश्किल है। जालपा ने याचना भाव से कहा, तो कब चलोगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। अभी तो वक्त है, चलो ज़रा देखें। देवी दीन ने आपत्ति करके कहा, पहले मैं तो देखा हूँ, इस तरह मेरे साथ कहाँ कहाँ दौड़ते फिरोगे। जालपा ने मन को दबाकर लाचारी से सिर झुका लिया और कुछ न बोले। देवी दीन चला गया। जालपा फिर समाचार पत्र देखने लगे, पर उसका ध्यान दिनेश की ओर लगा हुआ था। बेचारा फांसी पा जाएगा। जिस वक्त उसने फांसी का हुक्म सुना होगा, उसकी क्या दशा हुई होगी। उसकी बुढ़ी माँ और स्त्री यह खबर सुनकर छाती पीटने लगी होंगी। बेचारा स्कूल मास्टर ये तो था, मुश्किल से रोटियां चलती होंगी और क्या सहारा होगा। उनकी विपत्ति की कल्पना करके उसे रमा के प्रति उत्तेजनापूर्ण घृणा हुई कि वह उदासीन न रह सके। उसके मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इस वक्त वह आ जाए तो ऐसा धिक्कारो कि वह भी याद करें, तुम मनुष्य हो, कभी नहीं। तुम मनुष्य के रूप में राक्षस हो, राक्षस। तुम इतनी नीच हो कि उसको प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं है। तुम इतनी नीच हो कि आज कमीने से कमीना आदमी भी तुम्हारे ऊपर थूक रहा है। तुम्हें किसी ने पहले ही क्यों न मार डाला? इन आदमियों की जान तो जाती ही, पर तुम्हारे मुंह में तो कालिख न लगती। तुम्हारा इतना पतन हुआ कैसे? जिसका पिता इतना सच्चा, इतना ईमानदार हो, वह इतना लोभी, इतना कायर। शाम हो गई, पर देवी दिन न आया।
जालपा बार बार खिड़की पर खड़ी होकर इधर उधर देखती थी, पर देवी दिन का पता न था। धीरे धीरे 8 बज गए और देवी दिन न लौटा। सहसा एक मोटर द्वार पर आकर रुकी और रमा ने उतरकर जग्गू से पूछा, सब कुशल मंगल है ना काकी? दादा कहाँ गए हैं? जग्गू ने एक बार उसकी ओर देखा और मुंह फेर लिया। केवल इतना बोली, कहीं गए होंगे, मैं नहीं जानती। रमा ने सोने की 4 चूड़ियाँ जेब से निकालकर जग्गू के पैरों पर रख दी और बोला, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ काकी, पहनो, ढीली तो नहीं है? जग्गू ने चूड़ियाँ उठाकर ज़मीन पर पटक दी और आंखें निकाल कर बोली, जहाँ इतना पाप समा सकता है वहाँ 4 चूड़ियों की जगह नहीं है। भगवान की दया से बहुत चूड़ियाँ पहन चुकी और अब भी 1.5 सेर सोना पड़ा होगा, लेकिन जो खाया पहना अपनी मेहनत की कमाई से, किसी का गला नहीं दबाया, पाप की गठरी सिर पर नहीं लादी, नीयत नहीं बिगाड़ी। उस कोख में आग लगी जिसने तुम जैसे कपूत को जन्म दिया। यह पाप की कमाई लेकर तुम बहू को देने आए होगे, समझते होगे तुम्हारे रुपयों की थैली देखकर वह लट्टू हो जाएगी। इतनी दिन उसके साथ रहकर भी तुम्हारी लोभी आंखें उसे पहचान न सकी। तुम जैसे राक्षस उस देवी के जोग न थे। अगर अपनी कुशल चाहते हो तो इन्हीं पैरों से जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। उसके सामने जाकर क्यों अपना पानी उतरवाओगे? तुम आज पुलिस के हाथों जख्मी होकर मार खाकर आए होते, तुम्हें सज़ा हो गई होती, तुम जेल में डाल दिए गए होते तो बहू तुम्हारी पूजा करती, तुम्हारे चरण धो धो कर पीती। वह उन औरतों में है जो चाहे मजूरी करें, उपवास करें, फटे चिथड़े पहने, पर किसी की बुराई नहीं देख सकती। अगर तुम मेरे लड़के होते तो तुम्हें जहर दे देते। क्या खड़े मुझे जला रहे हो? चले क्यों नहीं जाते? मैंने तुमसे कुछ ले तो नहीं लिया है? रमा सिर झुकाए चुपचाप सुनता रहा। तब आहा स्वर में बोला, काकी, मैंने बुराई की है और इसके लिए मरते दम तक लज्जित रहूँगा, लेकिन तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो उतना नीच नहीं हो। अगर तुम्हें मालूम होता कि पुलिस ने मेरे साथ कैसी कैसी सख्तियाँ की, मुझे कैसी कैसी धमकियाँ दी, तो तुम मुझे राक्षस न कहती। जालपा के कानों में इन आवाज़ों की भनक पड़ी। उसने जीने से झांक कर देखा। रमानाथ खड़ा था। सिर पर बनारसी रेशमी साफा था, रेशम का बढ़िया कोट, आँखों पर सुनहरी ऐनक। इस पर 1 महीने में उसकी देह निखर आई थी। रंग भी अधिक गोरा हो गया था। ऐसी कांति उसके चेहरे पर कभी न दिखाई दी थी। उसके अंतिम शब्द जालपा के कानों में पड़ गए। बाज की तरह टूटकर धम धम करती हुई नीचे आए और जहर में बुझी हुई नेत्र बाड़ों का उस पर प्रहार करती हुई बोली, अगर तुम शक्तियों और धमकियों से इतना दब सकते हो तो तुम कायर हो। तुम्हें अपने को मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं। क्या शक्तियाँ की थीं? जरा सुनो। लोगों ने तो हंसते हंसते सिर कटा लिए हैं। अपने बेटों को मरते देखा है, कोल्हों में पेले जाना मंजूर किया है, पर सच्चाई से जौ भर भी नहीं हटे। तुम भी तो आदमी हो, तुम क्यों धमकी में आ गए? क्यों नहीं छाती खोलकर खड़े हो गए? किसी गोली का निशाना बना लो। पर मैं झूठ ना बोलूँगा। कोई नहीं, सिर झुका दिया। देह के भीतर इसलिए आत्मा रखी गई है कि देह उसकी रक्षा करे, इसलिए नहीं कि उसका सर्वनाश कर दे। इस पाप का क्या पुरस्कार मिला, जरा मालूम तो हो। रमा ने दबी हुई आवाज़ से कहा, अभी तो कुछ नहीं। जालपा ने सरपड़ी की भांति फुंकार कर कहा, यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ईश्वर करे तुम्हें मुंह में कालिख लगाकर भी कुछ न मिले। मेरी ये सच्ची दिल से प्रार्थना है। लेकिन नहीं, तुम जैसे मोम के पुतलों को पुलिस वाले कभी नाराज़ ना करेंगे। तुम्हें कोई जगह मिलेगी और शायद अच्छी जगह मिले, मगर जिस जाल में तुम फंसे हो उसमें से निकल नहीं सकते। झूठी गवाही, झूठे मुकदमे बनाना और पाप का व्यापार करना ही तुम्हारे भाग्य में लिख गया। जाओ, शौक़ से ज़िंदगी की सुख लूटो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था और आज फिर कहती हूँ कि मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। मैंने समझ लिया कि तुम मर गए, तुम भी समझ लो कि मैं मर गई। बस जाओ,
मैं औरत हूँ, अगर कोई धमका कर मुझसे पाप कराना चाहे तो चाहे उसे न मार सकूं, अपनी गर्दन पर छुरी तो चला सकती हूँ। क्या तुम में औरतों के बराबर भी हिम्मत नहीं है? रमा ने भिक्षुकों की भांति गिड़गिड़ाकर कहा। तुम मेरा कोई उज्र न सुनोगी? जालपा ने अभिमान से कहा। नहीं तो मैं मुख में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं? तुम्हारी खुशी? तुम मुझे क्षमा न करोगी? कभी नहीं, किसी तरह नहीं। रमा एक क्षण सिर झुकाए खड़ा रहा, तब धीरे धीरे बरामदे के नीचे जाकर जग्गू से बोला। काकी, दादा आए तो कह देना मुझे ज़रा देर मिल लें, जहाँ कहें आ जाऊं। जग्गू ने कुछ पिघल कर कहा। कल यहीं चले आना। रमा ने मोटर पर बैठते हुए कहा। यहाँ अब ना आऊँगा काकी। मोटर चली गई तो जालपा ने कुत्सित भाव से कहा। मोटर दिखाने आए थे, जैसे खरीद ही तो लाए हो। जग्गू ने भर्त्सना की। तुम्हें इतना बेलगाम न होना चाहिए था बहू। दिल पर चोट लगती है तो आदमी को कुछ नहीं सोचता। जालपा ने निष्ठुरता से कहा। ऐसे हयादार नहीं है काकी, इसी सुख के लिए तो आत्मा बेची है। उनसे यह सुख भला क्या छोड़ा जाएगा? पूछा नहीं, दादा से मिलकर क्या करोगे? वह होते तो ऐसी फटकार सुनाते कि छठी का दूध याद आ जाता। जग्गू ने तिरस्कार के भाव से कहा। तुम्हारी जगह मैं होती तो मेरे मुंह से ऐसी बातें न निकलती। तुम्हारा हिया बड़ा कठोर है। दूसरा मर्द होता तो इस तरह चुपका चुपका सुनता। मैं तो थर थर काँप रही थी कि कहीं तुम्हारे ऊपर हाथ न चला दे, मगर है बड़ा गमखोर। जालपा ने उसी निष्ठुरता से कहा। इसे गमखोरी नहीं कहते काकी, यह बेहयाई है। देवी दीन ने आकर कहा। क्या यहाँ भैया आए थे? मुझे मोटर पर रास्ते में दिखाई दिए थे। जग्गू ने कहा। हाँ आए थे, कह गए हैं दादा मुझसे ज़रा मिल लें। देवी दीन ने उदासीन भाव से कहा। मिल लूँगा। यहाँ कोई बातचीत हुई? जग्गू ने पछताते हुए कहा। बातचीत क्या हुई? पहले मैंने पूजा की, मैं चुप हुई तो बहू ने अच्छी तरह फूल माला चढ़ाई। जालपा ने सिर नीचा करके कहा। आदमी जैसा करेगा वैसा भोगेगा। जग्गू, अपना ही समझकर तुम मिलने आए थे। जालपा, कोई बुलाने तो ना गया था? कुछ दिनेश का पता चला दादा? देवी दीन, हाँ सब कुछ पूछ आया। हावड़े में घर है, पता ठिकाना सब मालूम हो गया। जालपा ने डरते डरते कहा। इस वक्त चलोगे या कल किसी वक्त? देवी दीन, तुम्हारी जैसी मर्जी, जी चाहे इसी वक्त चलो, मैं तैयार हूँ। जालपा, थक गए होंगे। देवी दीन, इन कामों में थकान नहीं होती बेटी। 8 बज गए थे। सड़क पर मोटरों का तांता बंधा हुआ था। सड़क की दोनों पटरियों पर हजारों स्त्री पुरुष बने ठने हंसते बोलते चले जाते थे। जालपा ने सोचा, दुनिया कैसी अपने राग रंग में मस्त है। जिसे उसके लिए मरना है वो मरे, वह अपनी टेब न छोड़ेगी। हर एक अपना छोटा सा मिट्टी का घरौंदा बनाए बैठा है। देश बह जाए उसे परवाह नहीं, उसका घरौंदा बचा रहे, उसके स्वार्थ में बाधा न पड़े। उसका भोला भाला हृदय बाजार को बंद देखकर खुश होता। सभी आदमी शोक से सिर झुकाए त्योरियां बदले उन्मत्त से नजर आते हैं। सभी के चेहरे भीतर की जलन से लाल होते हैं। वह न जानती थी कि इस जनसागर में ऐसी छोटी छोटी कंकड़ियों के गिरने से एक हलकोरा भी नहीं उठता, आवाज़ तक नहीं आती। रमा मोटर पर चला तो उसे कुछ सोचता न था। कुछ समझ में ना आता था कहाँ जा रहा है। जाने हुए रास्ते उसके लिए अनजाने हो गए। उसे जालपा पर क्रोध न था, जरा भी नहीं। जग्गू पर भी उसे क्रोध न था। क्रोध था अपनी दुर्बलता पर, अपनी स्वार्थ लोलुपता पर, अपनी कायरता पर। पुलिस के वातावरण में उसका अपना औचित्य ज्ञान भ्रष्ट हो गया था। वो कितना बड़ा अन्याय करने जा रहा है, इसका उसे केवल उस दिन ख्याल आया था जब जालपा ने समझाया था। फिर यह शंका मन में उठी ही नहीं।
अफसरों ने बड़ी बड़ी आशाएं बात कर उसे बहलाए रखा। वह कहते हैं, अजी बीबी की कुछ फिक्र ना करो, जिस वक्त तुम एक जड़ाऊ हार लेकर पहुंचोगे और रुपयों की थैली नज़र कर दोगे, बेगम साहिबा का सारा गुस्सा भाग जाएगा। अपने सूबे में किसी अच्छी सी जगह पर पहुंच जाओगे, आराम से ज़िंदगी कटेगी। कैसा गुस्सा, इसकी कितनी ही आंखों देखी मिसालें दी गईं। रमा चक्कर में फंस गया। फिर उसे जालपा से मिलने का अवसर ही ना मिला। पुलिस का रंग जमता गया। आज वो चढ़ाऊ हार जेब में रखे जालपा को अपनी विजय की खुशखबरी देने गया था। वह जानता था जालपा पहले कुछ नाक भौं सिकोड़ेगी, पर यह भी जानता था कि यह हार देखकर वह ज़रूर खुश हो जाएगी। कल ही संयुक्त प्रांत के होम सेक्रेटरी के नाम कमिश्नर पुलिस का पत्र उसे मिल जाएगा। 2-4 दिन यहाँ की खूब सैर करके घर की राह लेगा। देवी दिन और जग्गू को भी वह अपने साथ ले जाना चाहता था। उनका यह एहसान वह कैसे भूल सकता था। यही मंसूबे मन में बांधकर वह जालपा के पास गया था। जैसे कोई भक्त फल और नैवेद्य लेकर देवता की उपासना करने जाए, पर देवता ने वरदान देने के बदले उसके थाल को ठुकरा दिया, उसके नैवेद्य को पैरों से कुचल डाला। उसे कुछ कहने का अवसर ही ना मिला। आज पुलिस के विषैले वातावरण से निकलकर उसने स्वच्छ वायु पाई थी और उसकी सुबुद्धि सचेत हो गई थी। अब उसे अपनी पशुता अपने यथार्थ रूप में दिखाई दी। कितनी विकराल, कितनी दानवी मूर्ति थी। वह स्वयं इसकी ओर ताकने का साहस न कर सकता था। उसने सोचा, इसी वक्त जज के पास चलो और सारी कथा कह सुनाओ। पुलिस मेरी दुश्मन हो जाए, मुझे जेल में सड़ा डाले, कोई परवाह नहीं, सारी कलई खोल दूंगा। क्या जज अपना फैसला नहीं बदल सकता? अभी तो सभी मुलजिम हवालात में हैं। पुलिस वाले खूब दांत पीसेंगे, खूब नाचे कूदेंगे, शायद मुझे कच्चा ही खा जाए। इसी दुर्बलता ने तो मेरे मुंह में कालिख लगा दी। जालपा की और क्रोधोन्मत्त मूर्ति उसकी आंखों के सामने फिर गई। ओह, कितने गुस्से में थी। मैं जानता कि वह इतना बिगड़ेगी तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाती, अपना बयान बदल देता। बड़ा चकमा दिया इन पुलिस वालों ने। अगर कहीं जज ने कुछ नहीं सुना और मुलजिमों को बरी न किया तो जालपा मेरा मुंह न देखेगी। मैं उसके पास कौन मुंह लेकर जाऊंगा? फिर जिंदा रहकर ही क्या करूंगा? किसके लिए? उसने मोटर रोकी और इधर उधर देखने लगा। कुछ समझ में न आया। कहाँ आ गया? सहसा एक चौकीदार नज़र आया। उसने उससे जज साहब के बंगले का पता पूछा। चौकीदार हंसकर बोला, हुजूर तो बहुत दूर निकल आए। यहाँ से तो 6-7 मील से कम ना होगा। वह उधर चौरंगी की ओर रहते हैं। रमा चौरंगी का रास्ता पूछकर फिर चला। 9 बज गए थे। उसने सोचा, जज साहब से मुलाकात न हुई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बिना मिले हटूंगा ही नहीं। अगर उन्होंने सुन लिया तो ठीक ही है, नहीं तो कल हाई कोर्ट के जजों से कहूँगा, कोई तो सुनेगा। सारा वृत्तांत समाचार पत्रों में छपवा दूँगा, तब तो सबकी आंखें खुलेंगी। मोटर 30 मील की चाल से चल रही थी। 10 मिनट ही में चौरंगिया पहुँची। यहाँ अभी तक वही चहल पहल थी, मगर रमा उसी जन्नाटे से मोटर लिए जाता था। सहसा एक पुलिसमैन ने लाल बत्ती दिखाई। वह रुक गया और बाहर से निकाल कर देखा तो वही दरोगा जी थे। दरोगा जी ने पूछा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं गए? इतनी तेज़ मोटर न चलाया कीजिए, कोई वारदात हो जाएगी। कहिए बेगम साहब से मुलाकात हुई? मैंने तो समझा था वह भी आपके साथ खुश होंगी। खुश तो खूब हुई होंगी। रमा को ऐसा क्रोध आया कि मूछें उखाड़ लो, पर बात बनाकर बोला, जी हाँ, बहुत खुश हुई। मैंने कहा था ना, औरतों की नाराज़गी की वही दवा है। आप काँपे जाते थे, मेरी हिमाकत थी। चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। एक बाजी ताश उड़े और ज़रा सुरूर जमे। डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर साहब आएंगे, जोहरा को बुलवा लेंगे। 2 घड़ी की बाहर रहेगी। अब आप मिसेज रमानाथ को बंगले पर ही क्यों नहीं बुला लेते? वहाँ उस खट्टी के घर पड़ी हुई हैं। रमा ने कहा, अभी तो मुझे एक ज़रूरत से दूसरी तरफ जाना है।
आप मोटर ले जाएं, मैं पाँव पाँव चलाऊँगा। दरोगा ने मोटर के अंदर जाकर कहा, नहीं साहब, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप जहाँ चलना चाहें चलिए, मैं ज़रा भी मुखिल न होऊंगा। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, लेकिन मैं अभी बंगले पर नहीं जा रहा हूँ। दरोगा ने मुस्कुराकर कहा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रा भी मुखिल न होऊंगा। वहीं बेगम साहिबा, रमा ने बात काट कर कहा, जी नहीं, वहाँ मुझे नहीं जाना है। दरोगा, तो क्या कोई दूसरा शिकार है? बंगले पर भी आज कुछ कम बाहर न रहेगी। वहीं आपके दिल बहलाव का कुछ सामान हाजिर हो जाएगा। रमा ने एक बारगी आंखें लाल करके कहा, क्या आप मुझे सौदा समझते हैं? मैं इतना जलील नहीं हूँ। दरोगा ने कुछ लज्जित होकर कहा, अच्छा साहब, गुनाह हुआ, माफ़ कीजिए, अब कभी ऐसी गुस्ताखी ना होगी। लेकिन अभी आप अपने को खतरे से बाहर ना समझें। मैं आपको किसी ऐसी जगह न जाने दूंगा जहां मुझे पूरा इत्मीनान न होगा। आपको खबर नहीं आपके कितने दुश्मन हैं। मैं आप ही के फ़ायदे के ख्याल से कह रहा हूँ। रमा ने होठ चबाकर कहा, बेहतर हो कि आप मेरे फ़ायदे का इतना ख्याल ना करें। आप लोगों ने मुझे मटिया मेट कर दिया और अब भी मेरा गला छोड़ते ही नहीं। मुझे अब अपने हाल पर मरने दीजिए। मैं इस गुलामी से तंग आ गया हूँ। मैं माँ के पीछे पीछे चलने वाला बच्चा नहीं बनना चाहता। आप अपनी मोटर चाहते हैं तो शौक़ से ले जाइए। मोटर की सवारी और बंगले में रहने के लिए 15 आदमियों को कुर्बान करना पड़ा है। अगर कोई जगह पा जाऊँ तो शायद मुझे 1500 आदमियों को कुर्बान करना पड़े। मेरी छाती इतनी मजबूत नहीं है। आप अपनी मोटर ले जाइए। यह कहता हुआ वो मोटर से उतर पड़ा और जल्दी से आगे बढ़ गया। दरोगा ने कई बार पुकारा, ज़रा सुनिए, बात तो सुनिए, लेकिन उसने पीछे फिरकर देखा तक नहीं। ज़रा और आगे चलकर वह एक मोड़ से घूम गया। इसी सड़क पर जज का बंगला था। सड़क पर कोई आदमी न मिला। रमा कभी इस पटरी पर और कभी उस पटरी पर जा जाकर बंगलों के नंबर पढ़ता चला जाता था। सहसा एक नंबर देखकर वह रुक गया। 1 मिनट तक खड़ा देखता रहा कि कोई निकले तो उससे पूछो, साहब हैं या नहीं। अंदर जाने की उसकी हिम्मत न पड़ती थी। ख्याल आया। जज ने पूछा, तुमने झूठी गवाही क्यों दी? तो क्या जवाब दूंगा? यह कहना कि पुलिस ने मुझसे ज़बरदस्ती गवाही दिलवाई, प्रलोभन दिया, मारने की धमकी दी, लज्जास्पद बात है। अगर वह पूछे कि तुमने केवल 2-3 साल की सज़ा से बचने के लिए इतना बड़ा कलंक सिर पर ले लिया, इतने आदमियों की जान लेने पर उतारू हो गए, उस वक्त तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? तो उसका मेरे पास क्या जवाब है? खामोखा लज्जित होना पड़ेगा, बेवकूफ़ बनाया जाऊंगा। वह लौट पड़ा। इस लज्जा का सामना करने की उसमें सामर्थ्य न था। लज्जा ने सदैव वीरों को परास्त किया है। जो काल से भी नहीं डरते, वे भी लज्जा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। आग में झुक जाना, तलवार के सामने खड़े हो जाना, इसकी अपेक्षा कहीं सहज है। लाज की रक्षा ही के लिए बड़े बड़े राज्य मिट गए हैं, रक्त की नदियाँ बह गई हैं, प्राणों की होली खेली गई है। उसी लाज ने आज रमा के पग भी पीछे हटा दिए। शायद जेल की सज़ा से वह इतना भयभीत न होता। रमा आधी रात के सोया तो 9 बजे दिन तक नींद न खोली। वह स्वप्न देख रहा था, दिनेश को फांसी हो रही है। सहसा एक स्त्री तलवार लिए हुए फांसी की ओर दौड़ी और फांसी की रस्सी काट दी। चारों ओर हलचल मच गई। वह औरत जालपा थी। जालपा को घेर कर लोग पकड़ना चाहते थे, पर वह पकड़ में ना आती थी। कोई उसके सामने जाने का साहस न कर सकता था। तब उसने एक छलांग मारकर रमा के ऊपर तलवार चलाई। रमा घबराकर उठ बैठा। देखा तो दरोगा और इंस्पेक्टर कमरे में खड़े हैं और डिप्टी साहब आराम कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे हैं। दरोगा ने कहा, आज तो आप खूब सोए बाबू साहब, कल कब लौटे थे? रमा ने कुर्सी पर बैठकर कहा, जरा देर बाद लौट आया था। इस मुकदमे की अपील तो हाई कोर्ट में होगी ना? इंस्पेक्टर, अपील क्या होगी, ज़ाब्ते की पाबंदी होगी।
आपने मुकदमे को इतना मजबूत कर दिया है कि वह अब किसी की हिलाए हिल नहीं सकता। हलफ से कहता हूँ, आपने तो कमाल कर दिया। अब आप उधर से बेफिक्रे हो जाइए। हाँ, अभी जब तक फैसला न हो जाए, यह मुनासिब होगा कि आपकी हिफाजत का ख्याल रखा जाए, इसलिए फिर पहरे का इंतज़ाम कर दिया गया है। इधर हाईकोर्ट से फैसला हुआ, उधर आपको जगह मिली। डिप्टी साहब ने सिगार का धुआं फेंक कर कहा, यह डीओ कमिश्नर साहब ने आपको दिया है, जिसमें आपको किसी तरह का शक न हो। देखिए, यूपी के होम सेक्रेटरी के नाम है। आप वहाँ यह डीओ दिखाएंगे, वो आपको कोई बहुत अच्छी जगह दे देगा। इंस्पेक्टर, कमिश्नर साहब आपसे बहुत खुश हैं, हलफ से कहता हूँ। डिप्टी, बहुत खुश हैं? वो यूपी को अलग डायरेक्ट भी चिट्ठी लिखेगा, तुम्हारा भाग्य खुल गया। ये कहते हुए उसने डीओ रमा की तरफ बढ़ा दिया। रमा ने लिफाफा खोलकर देखा और एकाएक उसको फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। तीनों आदमी विस्मय से उसको ताकने लगे। दरोगा ने कहा, रात बहुत पी गए थे क्या? आपके हक में अच्छा ना होगा। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, कमिश्नर साहब को मालूम हो जाएगा तो बहुत नाराज़ होंगे। डिप्टी, इसका कुछ मतलब हमारे समझ में नहीं आया। इसका क्या मतलब है? रमानाथ, इसका यह मतलब है कि मुझे इस डीओ की ज़रूरत नहीं है और न मैं नौकरी चाहता हूँ। मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। डिप्टी, जब तक हाईकोर्ट का फैसला न हो जाए तब तक आप कहीं नहीं जा सकता। रमानाथ, क्यों? डिप्टी, कमिश्नर साहब का यह हुक्म है। रमानाथ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। इंस्पेक्टर, बाबू रमानाथ, आप क्यों बना बनाए खेल बिगाड़ रहे हैं? जो कुछ होना था वह हो गया। 10-5 दिन में हाईकोर्ट से फैसले की तस्दीक हो जाएगी। आपकी बेहतरी इसी में है कि जो सिला मिल रहा है उसे खुशी से ले लीजिए और आराम से ज़िंदगी के दिन बसर कीजिए। खुदा ने चाहा तो एक दिन आप भी किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा है कि अफसरों को नाराज़ कीजिए और कैद की मुसीबतें झेलिए। हलफ से कहता हूँ, अफसरों की ज़रा सी निगाह बदल जाए तो आपका कहीं पता न लगे। हलफ से कहता हूँ, एक इशारे में आपको 10 साल की सज़ा हो जाए। आप हैं किस ख्याल में? हम आपके साथ शरारत नहीं करना चाहते। हाँ, अगर आप हमें सख्ती करने पर मजबूर करेंगे तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। जेल को आसान न समझिएगा। खुदा दोजख में ले जाए पर जेल की सज़ा न दे। मार धाड़ गाली गुफ्तार वह तो वहाँ की मामूली सज़ा है। चक्की में जोत दिया तो मौत ही आ गई। हलफ से कहता हूँ, दोजख से बदतर है जेल। दरोगा, ये बेचारे अपनी बेगम साहब से माजूर हैं। वो शायद इनकी जान की गाहक हो रही हैं, उनसे इनकी कोर दबती है। इंस्पेक्टर, क्या हुआ? कल वह हार दिया नहीं था, फिर भी राजी नहीं हुई। रमा ने कोट की जेब से हार निकालकर मेज़ पर रख दिया और बोला, वह हार क्या रखा हुआ है। इंस्पेक्टर, अच्छा, इसे उन्होंने नहीं कबूल किया। डिप्टी, कोई प्राउड लेडी है। इंस्पेक्टर, कुछ उनकी भी मिजाज पुरसी करने की ज़रूरत होगी।